Hello everyone. So let's start the new topic. Chapter is same. Chapter number 4, basis of accounting. जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है? Cash basis of accounting and accrual basis of accounting. इसकी मीनिंग्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है. वो टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब जब हमने दोनों के मीनिंग्स, दोनों के एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. दिस इज accrual basis and here it is cash basis. So what is the very first difference is recording. Recording of what? Recording of transactions. Recording of transactions. क्या होता है? हम accrual basis में कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं. फाइन. और कैश बेसिस में हम क्या करते हैं? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. सो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ऑन अक्रूअल बेसिस both cash and credit transactions are recorded, and on cash basis only cash transactions are recorded. Fine. Second one is prepaid outstanding expenses, accrued income, advance income. ये चारों चीज, मतलब हमने चारों को एक ही टॉपिक में कवर कर लिया है. प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रूड इनकम होता है और एडवांस इनकम होता है. इन चारों का मतलब मैं बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में. तो अब ये इनका जो मेथड है वो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये चारों अक्रूअल बेसिस पे जो होते हैं, इन चारों को जो भी सही तरीका है रिकॉर्ड करने का या एडजस्ट करने का, जनरली प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है और अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम को बैलेंस शीट में एडजस्ट किया जाता है. ठीक है, वो आप विद द टाइम विद द चैप्टर आप समझेंगे कि कैसे हम इन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें अक्रूअल बेसिस में कंसिडर की जाती हैं. ऑल ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये सारी चीजें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सब कुछ अक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड भी किया जाता है और एडजस्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, नन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड और एडजस्टेड. इन चारों में से हम कुछ भी कैश बेसिस में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि कैश बेसिस में हम क्या कंसिडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश और कुछ नहीं. तो हम इन चारों में से प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम या एडवांस इनकम में से हम कुछ भी कंसिडर नहीं करते हैं कैश बेसिस में. फाइन. नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस. व्हाट? प्रॉफिट और लॉस. अक्रूअल बेसिस में ऐसा माना जाता है कि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस आइडेंटिफाइड. करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस आइडेंटिफाइड. जबकि कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आप देखो, आप हर तरह के ट्रांजैक्शन को मेंशन कर रहे हो. किसी ने आपको एडवांस पैसे दे दिए, किसी ने आपसे उधार माल ले लिया, किसी ने आपको उधार माल दे दिया, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है. आपने कुछ पैसे एडवांस में पे कर दिए, ठीक है, कुछ एडवांस में रिसीव आ गया या पेमेंट हो गया, कुछ भी. Everything, every single possible transaction is recorded in this method of accounting. Fine. Every single possible transaction, चाहे वो उधार में है, चाहे वो एडवांस है, चाहे प्रीपेड है, कुछ भी है, वो हम यहाँ पर उसको एज अ ट्रांजैक्शन मान के एंट्री करते हैं. तो जब हम हर चीज को कंसिडर करेंगे तभी हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना. इसलिए इस मेथड में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आता है. ठीक है, क्योंकि हम हर एक पॉसिबल चीज को जिससे हमारे खर्चे पे या हमारे इनकम पे इफेक्ट पड़ सकता है, हम उन हर चीज को यहाँ पर मेंशन करते हैं, हम अपने अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं. यहाँ पर क्या होता है कैश बेसिस में? कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस भी उसी हिसाब से आता है. आपका जितना कैश गया और आपका जितना कैश आया, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस आएगा. मान लीजिए एक साल आपने कैश में 25 लाख का कोई एसेट खरीद लिया, ठीक है, तो वो आपका खर्चा हो जाएगा उस साल के लिए. कैश चला गया, आपका 25 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो उस साल आपका प्रॉफिट अचानक से क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा. क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो, उसके अलावा आप कोई बात नहीं कर रहे हो. आपने किसी को बिजनेस में उधार माल बेच दिया, लाख रुपए का उधार बेच दिया,
और उससे ये बात हो गई कि वो भी 2 महीने बाद पे कर देगा और वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। तब क्या होगा, वो भी आप इसमें प्रॉफिट में नहीं ले रहे हो, अपने इनकम में नहीं ले रहे हो, तो वो भी आपके प्रॉफिट को ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कैश गया है और आया है वही चीज मेंशन होगा। ठीक है। टेक्निकल नॉलेज ऑब्वियस है कि अक्रूवल बेसिस से करने के लिए बहुत ही डीप नॉलेज वाले अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हर चीज की, हर छोटी छोटी चीजों की सही समझ, सही जानकारी हो। तो टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर अकाउंटेंट को, जो भी अकाउंटेंट है, उसे एक एक चीज एडवांस से लेके, प्रीपेड से लेके, आउटस्टैंडिंग से लेके, किसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे एंट्री की जाती है, कैसे उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट किया जाता है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अक्रूवल बेसिस में टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। कैश बेसिस में जरूरत है क्या? कैश बेसिस में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कैश बेसिस में जरूरत? आप किसी को भी नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान को लेके बैठा दो और उससे बोलो कि आज दिन भर शॉप में जितना भी कैश आएगा वो एक जगह लिख लेना और जितना कैश जाएगा वो एक जगह लिख लेना, कोई भी कर लेगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ लिखा इंसान होगा वो कर लेगा आराम से, कि जितना कैश दिन भर में आया वो एक जगह लिख लिया कि भाई ये आया है और ये गया है, लिख लिया, उसमें से उसको माइनस कर दिया, आगे आपका इनकम या प्रॉफिट या लॉस जो भी आना होगा। तो यहाँ पर कोई स्पेशल टेक्निकल नॉलेज की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करना है। एक्सेप्टेबिलिटी, अब आते हैं हम एक्सेप्टेबिलिटी पे। एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है बिजनेस लॉबीज में, हर जगह पर नॉर्मली बिजनेस में यही मेथड यूज किया जाता है। कहीं सुना है आपने किसी बिजनेस में कि ऐसा होता है कि भाई ये जो उधार माल है इसको हम नहीं लिखते, इसको हम सेल्स में नहीं गिनते हैं, जो हमने उधार माल बेच दिया उसको हम सेल्स में नहीं गिनते हैं, या जो हमने उधार खरीद लिया उसको हम अपना परचेज नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मेथड वाइडली एक्सेप्टेबल है, हर बिजनेस फर्म इसी मेथड के थ्रू अपना अकाउंट्स बनाती है। ये मेथड वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली बिजनेस फर्म में ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। कोई भी नॉर्मल बिजनेस जो थोड़ा बहुत भी उधार का काम करता होगा, हर जगह पर होता है कि वो कभी एडवांस देना पड़ जाता है, कभी छूट जाता है, बाद में दे देंगे, ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो ये मेथड से पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग करना, इसलिए ये मेथड क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल होता है वाइडली। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेबल है और वो नॉट एक्सेप्टेबल है। नाउ कमिंग टू सूटेबिलिटी, किसको सूट करता है कौन सा मेथड? अक्रूवल बेसिस जो है हर बिजनेस फर्म को सूट करता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, वेंचर हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये सूट करता है बिजनेस फर्म्स को। ये जो कैश बेसिस है ये स्पेशली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। मैंने पहले भी बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट और कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई एनजीओ जहां पर बेसिकली कैश में डीलिंग हो रही है, या फिर प्रोफेशनल्स के लिए जैसे कि कोई सीए है, कोई लॉयर है। अब इन लोगों का काम क्या है, इन लोगों को सिंपल फीस लेनी है और काम करना है। तो इन लोगों के लिए ये अकाउंटिंग सिंपल भी है, इजी टू मैनेज भी है, और इनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें सिंपल अपना काम करना है, पैसे लेने, फीस लेनी है और काम करना है। इनके यहाँ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, कंफ्यूजिंग वाले या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फीस ली, काम किया, दैट्स इट। तो ये लोग इस मेथड से अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। तो एनजीओ के लिए, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, मंदिरों के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज परफेक्टली फाइन। सीए, लॉयर, कोई भी प्रोफेशनल है उनके लिए, डॉक्टर, उनके लिए ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज परफेक्टली फाइन, बट नॉट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है, इतने डिफरेंस है, आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, जिसको दोनों मेथड समझ में आ गए उनको डिफरेंस भी इजीली समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं एक और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पे जो इसमें दिया है। जो ये चैप्टर के पूरे वीडियोस हैं उसमें आपके सारे क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है,
ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगे। अब बस कुछ एक आध न्यूमेरिकल जो बचे हैं वो मैं करवा देती हूँ। So, question is, during the financial year 2021, Mohan had cash sales of ₹90,000. Fine. Credit sales of ₹60,000. His expenses for the year was 70,000, out of which 30,000 is still to be paid. ठीक, this is the question. This is the question. ठीक है, आपको क्या करना है? Find Mohan's income by cash basis and accrual basis. दोनों मेथड से आपको मोहन का इनकम निकालना है। ठीक है, दोनों मेथड से निकालना है। तो सोल्यूशन क्या है? पहले हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। रिवेन्यू कितना है? 90,000। ये हम कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो 90,000 है। हम क्या 60,000 लेंगे क्रेडिट सेल्स को? कैश बेसिस में हम क्रेडिट सेल्स को नहीं लेंगे, तो 60,000 विल नॉट बी कंसिडर्ड। फाइन। एंड एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं हम। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। कितना एक्सपेंस हम यहाँ पर लेंगे? 70,000 टोटल एक्सपेंस था, जिसमें से 30,000 अभी भी देना बाकी है, तो हम वो 30,000 को एक्सपेंस नहीं मानेंगे। कैश बेसिस में हम वही एक्सपेंस मानेंगे जो ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो अभी तक नहीं दिया गया है या देना बाकी है, उसे हम कैश बेसिस में इंक्लूड नहीं करते। तो 30,000 अभी भी देना बाकी है, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम 70,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे, तो आपका एक्सपेंस टोटल कितना आया? 40,000। ठीक है, समझ आ गई बात? रेवेन्यू क्या था? 90,000 था। ओके, ये 60,000 क्रेडिट सेल्स था। हम क्योंकि कैश बेसिस से बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 60,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस कितना है? 70,000। ठीक, टोटल एक्सपेंस पूरे साल का 70,000 है, जिसमें से 30,000 अभी भी देना बाकी है। कैश बेसिस के अकाउंटिंग में हम वो चीजें कंसिडर नहीं करते हैं जो अभी भी देना बाकी है। तो हम इस टोटल एक्सपेंस में से जो देना बाकी है वो हटा देंगे, और जो दिया जा चुका है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अब इनकम कितना हो गया मोहन का? 50,000। ठीक है, और अब अक्रूवल बेसिस पे अगर इसी क्वेश्चन को करना है, तब हम क्या करेंगे? अक्रूवल बेसिस पे अगर हमें करना है, तो फिर रिवेन्यू कितना होगा? रिवेन्यू होगा 90,000 प्लस 60,000। अक्रूवल बेसिस पे क्या होता है? हम कैश सेल्स को भी लेते हैं और क्रेडिट सेल्स को भी लेते हैं। तो रेवेन्यू कितना हो गया? 90,000 प्लस 60,000, दैट मीन्स 1,50,000। ओके, और एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस, अब चाहे वो एक्सपेंस दिया जा चुका है या नहीं, लेकिन वो पूरे साल का एक्सपेंस है, तो हम पूरे एक्सपेंस को कंसिडर करेंगे। यानी 70,000 को हम कंसिडर
करेंगे तो टोटल इनकम हो गया इतना 1,50,000 और एक्सपेंस हो गया 70,000। तो अब टोटल इनकम कितना आया मोहन का 80,000। तो अब ये देखिए कि कैश बेसिस से वही इनकम 50,000 आ रहा है और अक्रूवल बेसिस से वही इनकम कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ाया गया है ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली इस चैप्टर में जो कुछ भी वीडियो में कवर किया गया उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।